topic of discussion today is malnutrition across the lifespan. If I ask you guys that what is malnutrition, how many of you can answer me in simple words कि malnutrition क्या है? So we have Vanya Adan who can tell that what is malnutrition. Yes, Vanya, please. मैम बेसिकली malnutrition is excess और excess में आपके बॉडी में होम मिनरल्स वगैरह या फिर उनकी डेफिशिएंसी हो या तो एक्सेस में या फिर डेफिशिएंसी हो, उसको malnutrition कहते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ कुछ ठीक था आपका. अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें कि मैल न्यूट्रिशन क्या है, तो मैल न्यूट्रिशन इज पुअर न्यूट्रिशन. ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन में हमारे पास ओवर न्यूट्रिशन भी आता है, जो हम एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, कैलोरीज ज्यादा इनटेक कर रहे होते हैं. हमारे पास पुअर न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन भी आती है. तो इस वजह से हम बहुत सिंपल वर्ड्स में मैल न्यूट्रिशन को पुअर न्यूट्रिशन कहेंगे. आगे हम अगर बात करें, WHO ने जो डिफाइन किया है मैल न्यूट्रिशन को, WHO कहती है कि सेलुलर इम्बैलेंस होता है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, जो हम इनटेक कर रहे हैं और जो हम एनर्जी इनटेक ले रहे हैं, वो और बॉडी की जो डिमांड है उनमें एक इम्बैलेंस डिस्टर्बेंस जो आ जाती है. हमारी बॉडी की डिमांड अगर हम बात करें तो जैसे एक जनरल और हेल्दी पर्सन की 1500 से 2000 किलो कैलोरीज का उनका एक डाइट प्लान बनता है. अगर हम उस पर्सन को 1000 कैलोरीज दे रहे हैं या 2500 कैलोरीज दे रहे हैं, तो वो ओवर न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन की तरफ जाएगा और उसकी डिमांड में और उसको जो हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं उसमें एक इम्बैलेंस आ जाएगा, तो वो मैल न्यूट्रिशन कहलाएगा. जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो हर ऑर्गन को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. जबकि हमारी बॉडी इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही होती, तो वो मैल न्यूट्रिशन की तरफ बॉडी जो है वो चली जाती है. मैल न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी कंडीशन है जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या फिर ओवर कंजम्पशन, जैसे अभी वानिया ने बताया कि मैल न्यूट्रिशन जो है या तो उसमें हमारी किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है या ओवर कंजम्पशन की वजह से हम ओबीज और ओवरवेट की तरफ चले जाते हैं. रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल है और रिसोर्सेज हैं. इन्वायरमेंट हमारा किस तरह से कॉज बनता है मैल न्यूट्रिशन का, जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो GHG जो है प्रोडक्शन उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे जो कैटास्ट्रॉफिक वेदर जो है इवेंट्स हैं और प्रोटीन जो है वो रिड्यूस हो जाती है. हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे क्रॉप्स हैं, होल व्हीट और ये चीजें हैं, इनमें जो प्रोटीन है वो रिड्यूस हो जाती है. तो इस वजह से इन्वायरमेंट जो है हमारा एक रिस्क फैक्टर बनता है मैल न्यूट्रिशन का. फिर हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम डेली रूटीन में क्या खा रहे हैं, क्या अपनी इनटेक पे डिपेंड करता है. हमारा रिसोर्सेज में कि हमारे पास एक्सेस है किसी स्पेसिफिक फूड की, ये चीजें जो है हमारे रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन की. जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि डेफिशिएंसी होती है या एक्सेस होती है या इम्बैलेंस होता है. तो डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी अंडर नरिश्ड होगी. अगर आप एक्सेस ले रहे हो किसी चीज की, ओवर कंजम्पशन कर रहे हो, तो वो ओवर न्यूट्रिशन की तरफ जाएगी. अब अंडर न्यूट्रिशन जो है अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो ये हम इनफ कैलोरीज, प्रोटीन या अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर हम इनफ इनटेक नहीं उनकी कर रहे, तो ये अंडर न्यूट्रिशन होगा. अब अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट की तरफ जा सकती है. अब वेस्टिंग क्या होता है, इस चीज में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट में डिफरेंस क्या है. वेट फॉर हाइट अगर हम देखें तो वो वेस्टिंग होती है, हाइट फॉर एज अगर हम देखें तो वो स्टंटिंग होती है और वेट फॉर एज देखें तो वो अंडरवेट होता है. उसके बाद अगर हम बात करें ओवर न्यूट्रिशन की, तो ओवर कंजम्पशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम प्रोटीन्स, कैलोरीज और फैट या डिफरेंट चीजें, हम कोई भी चीज अगर ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम खाते तो बहुत ज्यादा है, हम कहते हैं कि हम दिन में अपनी कैलोरीज पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कैलोरीज कहाँ से पूरी कर रहे हो, बर्गर, पिज्जा, शार्मा, इन चीजों से पूरी कर रहे हो, तो वो आपको प्रोटीन, फैट, ये चीजें आपको कार्ब्स और ये चीजें नहीं दे रही. वो सिर्फ आपको एक्सेस फैट, कोलेस्ट्रॉल को हाई कर रही है और इन चीजों की तरफ लेके जा रहे हैं. तो आप अपनी कैलोरीज तो ले रहे हो लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स नहीं आपको प्रोवाइड कर रही, तो इसको हम ओवर न्यूट्रिशन कहेंगे. इस ओवर न्यूट्रिशन में हमारे पास ओवरवेट आ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है और इस तरह से सारी चीजें जो है वो ओवर न्यूट्रिशन में आती हैं. ये एक अंडर न्यूट्रिशन का सिंपल सा अगर हम देखें, तो जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट जो है अपने कम इनटेक हमारी कम होगी, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी. जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हमारा डिजीज का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा.
जब भी डेफिनेटली, जब भी जैसे अब कोविड के डेज में कहते थे कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें तो कोई भी इन्फेक्शन आपको जो कुछ नहीं करेगा, तो जिस तरह इम्यूनिटी जैसे ही हमारी वीक होती है तो हमारा इन्फेक्शन जो है वो कोई भी हमारी बॉडी ससेप्टिबल हो जाती है, वो किसी भी इन्फेक्शन को जल्दी से वो कर लेती है। उसके बाद जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी चीज आ जाती है, कोई भी डिजीज आपको हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो डेफिनेटली कम हो जाती है, और आपको कैलोरीज और आपको न्यूट्रिएंट ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं किसी डिजीज से फाइट करने के लिए, किसी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो आपकी एनर्जी की जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है, और आप इनफ ले नहीं पा रहे होते हो क्योंकि आपको पहले ही भूख नहीं लग रही, या वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसी कंडीशन की वजह से आप जो है इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते हो, और वो फिर बॉडी जो है अंडर न्यूट्रिशन की तरफ चली जाती है। उसके बाद ओवर न्यूट्रिशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने पर डे कैलोरीज तो पूरी कर रहे होते हो, लेकिन आप किस चीज से कर रहे हो? बर्गर्स, पिज्जा, शाwarma, इन चीजों से पूरी करते हो, तो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते जो आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद पीपल हु आर अंडरनरिश्ड often have deficiencies in vitamins and minerals, especially iron, zinc, vitamin A and iodine. अंडरनरिश्ड जो लोग होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन के जो कॉज जिनमें होती है, वो उनमें डेफिशिएंसीज जो है विटामिन की, मिनरल्स की, जिसमें विटामिन और मिनरल्स में हमारे पास आयरन डेफिनेट, आज के हमारे दौर में अगर देखा जाए तो हर दूसरा बच्चा जो है एनीमिक है, हर दूसरा बच्चा जो है इसका रंग पीला है, इसका ब्लड टेस्ट करवाओ, आयरन की डेफिशिएंसी है। उसके बाद जिंक कॉमन है, विटामिन ए कॉमन है, आयोडीन कॉमन है, ये चीजें, ये डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जो आजकल कॉमन है। उसके बाद अगर हम देखें माइक्रो डेफिशिएंसीज जो है वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, कि आप अपने खाना पीना तो इनटेक तो आप ले रहे हो, लेकिन आपके न्यूट्रिएंट जो है वो पूरे नहीं हो रहे, तो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो कॉज हो सकती है। उसके अलावा ओवर न्यूट्रिशन की वजह से आप ओवरवेट हो सकते हो, ओबीज हो सकते हो, क्योंकि आप एक्सेस कैलोरीज ले रहे हो, अपनी नीड से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन वो आपको विटामिन, मिनरल्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। That's because food that contribute to overnutrition, such as fried and sugary foods, tend to be high in calories and fat, but low in other nutrients. वही बात कि वो आपको कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं, फैट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते। ये एक जो है मैल न्यूट्रिशन का सिंपल सा है कि किस तरह से अंडर न्यूट्रिशन से क्या कॉज हो सकता है और ओवर न्यूट्रिशन से क्या कॉज हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन से पहले हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अंडर न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में 3 कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जिससे ग्रोथ फेलियर, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से ग्रोथ फेलियर हो जाएगी। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन है, जो मैंने पीछे भी बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और या दोनों, कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी और साथ आपकी ग्रोथ जो है वो भी फेल है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, टाइप 1 न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में हमारे पास एनीमिया डेफिशिएंसी, एनीमिया जो है आयरन की डेफिशिएंसी को कहते हैं। थायामीन डेफिशिएंसी को हम बेरी-बेरी कहते हैं। ये डिजीजेस के नेम बता रही हूँ मैं आपको। नायासिन डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा कोज होता है। ज़ेरेप्थैल्मिया जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कोज होता है। उसके बाद अगर हम टाइप 2 न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करें, उसमें हमारे पास एक तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो सारे विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को, मिनरल्स स्पेशली हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए, वो सारे उसमें बॉडी जो है वो डेफिशिएंट है, तो डेफिनेटली जो है ओवरऑल ग्रोथ जो है बॉडी की रिड्यूस हो जाएगी। इनमें हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर, अमाइनो एसिड्स, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी आ जाती है। उसके बाद जो है अंडर न्यूट्रिशन की ही वजह से, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन से जो है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन होगी, दूसरा ग्रोथ फेलियर होगा। अब ग्रोथ फेलियर की वजह से आप या तो अंडरवेट हो जाओगे, या आप जो है स्टंटेड होगे, या आप में वेस्टिंग होगी। अब स्टंटिंग में हमारे पास जो है ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती, उसमें पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होती है। अब जो हमारे पास एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, जिसको हम वेस्टिंग कहते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल एडिमा होता है। जैसे क्वाशियरकोर में हम देखते हैं, क्वाशियरकोर भी आगे मैं आपको बताऊंगी, उसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एडिमा बन जाता है, स्टमक स्वेल हो जाता है, या एब्डोमेन जो है वो बल्ज हो जाता है, और वो एडिमा की वजह से वो होता है। उसके बाद ये ग्रोथ फेलियर का क्राइटेरिया है, जो मैंने ऊपर बताया कि ग्रोथ फेलियर जिसमें स्टंटेड, वेस्टेड और जो है अंडरवेट है, ये आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हो डायग्नोज के
जो है बच्चा है वो ग्रोथ फेलियर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद कॉजेज ऑफ मैलन्यूट्रिशन इन सोसाइटी अगर हम बात करें, हमारे पास 3 टाइप के कॉजेज होते हैं, इमीडिएट कॉज, अंडरलाइंग कॉज और बेसिक कॉज। इमीडिएट कॉज में हमारे पास जो है ऐसे कॉजेज हैं जो कि अगर हम नहीं लेंगे तो फौरन से वो हमारी बॉडी में मैलन्यूट्रिशन कॉज कर देंगे। जैसे हमारे पास डाइटरी इनटेक है, हमारा डाइटरी इनटेक रिड्यूस होगा, जैसे जैसे हमारी इनटेक कम होगी वैसे ही हमारा जो फौरन से मैलन्यूट्रिशन की तरफ बॉडी चली जाएगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये एक और बहुत बड़ी रीजन है कि जब हम इनटेक तो कर रहे हैं लेकिन हमारी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, हमारी बॉडी में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि आप जो है मैलन्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हो। उसके अलावा आपकी किसी डिजीज की वजह से आपके जैसे डायरिया हो जाता है या वॉमिटिंग होती है, आपको इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आपके जो है लॉसेस जो है फ्लूइड लॉस और ये चीजें ज्यादा होती हैं, तो आपकी जो है इनटेक और जो लॉसेस की वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको डेफिशिएंसी हो जाती है और आप मैलन्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हो। और कोई भी डिजीज हो तो भी आपकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा होती है लेकिन आपका इनटेक कम होता है, उस वजह से बॉडी जो है वो मैलन्यूट्रिशन की तरफ चली जाती है। तो ये इमीडिएट कॉजेज थे। अब हम अंडरलाइंग कॉजेज की बात करें तो उसमें हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी आता है, इनएडिक्वेट केयर एंड पुअर पब्लिक हेल्थ। इसमें फूड इनसिक्योरिटी की हमें प्रॉपर जो है फूड वो इस तरह का नहीं मिल रहा जो न्यूट्रिएंट रिच हो, या हम जो फूड ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है जितने आपकी बॉडी का रिक्वायर्ड है, फिर उसके लिए हम फिर सप्लीमेंट्स और इस तरह की चीजें रिकमेंड करते हैं। बेसिक कॉजेज में हमारे पास पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे अगर हम एक कम्युनिटी ऐसे में रह रहे हैं कि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक क्रिश्चियन रह रहा है, तो उनके पॉलिटिकल, उनके लीगल और उनके कल्चरल फैक्टर्स कुछ और होंगे कि वो ये चीज इनटेक कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते, उनके कल्चर में ये चीज अलाउ है, ये चीज नहीं अलाउ। लेकिन जो चीज वो नहीं ले रहे उसमें एक इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, लेकिन वो अपने कल्चरल फैक्टर्स और इन फैक्टर्स की वजह से उनको इनटेक नहीं कर रहे, तो ये भी एक कॉज बनता है मैल न्यूट्रिशन का। साइन एंड सिम्टम्स, अगर हम मैल न्यूट्रिशन के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास पेन और ड्राइनेस ऑन योर माउथ और थ्रोट, डिफिकल्टी च्यूइंग और स्वेलिंग, टेस्ट चेंज, वेट लॉस हो जाता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नोजिया और वॉमिटिंग होता है, एपिटाइट, भूख नहीं लगती आपको, थकावट महसूस होती है और आपको भरा हुआ पेट भरा हुआ फील होता है, आपको फीलिंग ऑफ हंगर नहीं होती। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स जो है मैल न्यूट्रिशन के डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी टाइप है। ओवर न्यूट्रिशन में और होंगे साइन एंड सिम्टम्स, अंडर न्यूट्रिशन में और होंगे। ये रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए जरूरी होता है, हमें साइन एंड सिम्टम्स का पता होना चाहिए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे आई होप यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो आप सबके लिए जरूरी है कि आपको ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, इनके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि आप उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग कर सको। अंडर न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम बात करते हैं वेट लॉस की। वेट लॉस में हमारे पास क्वाशियोकर और मेरेस्मस, इन दोनों में ही हमारा जो है वेट लॉस होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? क्वाशियोकर में हमारा एब्डोमेन, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हमारा एब्डोमेन जो है वो बल्ज हो जाता है या कोई एडिमा बन जाता है, लेकिन वेट हमारा जो है उसमें लूज ही होगा। इसमें मून फेज होता है, थिन एंड ब्रिटल हेयर होते हैं। अब मेरेस्मस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे ब्रिटल और थिन हेयर होते हैं, लेकिन उसमें हमारा मसल मैस जो है वो लूज होता है। मसल मैस अब किन किन ऑर्गन्स का लूज होता है ये आगे मैं आपको बताती हूँ। लॉस ऑफ फैट एंड मसल मैस अंडर न्यूट्रिशन का ये एक सिम्टम है जिसमें हमारे 3 एरियाज बॉडी के ऐसे हैं जहाँ से फैट जो है वो हमारा लूज होगा और हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये अंडर न्यूट्रिशन, अंडर नरिश्ड है। जिसमें हमारे पास ऑर्बिटल रीजन आ जाता है, अपर आर्म एरिया जिसमें ट्राइसेप्स और बाइसेप्स आते हैं, फिर थोरेसिक और लंबर रीजन आता है जिसमें रिब केज, लोअर केज और मिड एक्सिलरी लाइन आ जाती है। उसके बाद मैल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स, ये अब हम ओवरऑल मैल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स देख रहे हैं जो ओवर न्यूट्रिशन में भी होंगे, अंडर न्यूट्रिशन में भी होंगे। होलो चीक्स एंड संकन आईज, ये आपकी आंखों के नीचे हल्के बन जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये एक सिम्टम है इसका। स्वोलन स्टमक, जो मैंने ऊपर बताया था, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आपका स्टमक स्वेल हो जाता है, एडिमा बन जाता है मैल। फिर हमारे पास जो है ड्राई हेयर एंड स्किन आ जाती है, वो आप डिफरेंस इन दोनों में फील कर सकते हो कि स्किन ड्राई ड्राई रहती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं और ऐसे ही बाल भी ड्राई होते हैं। वोंड हीलिंग में डिले होता है, रिड्यूस हो जाता है, इसका टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा हो जाता है, किसी भी चीज को जो है ठीक होने में टाइम ज्यादा लगता है। थकावट महसूस होती है, फटीग जो है एक और बहुत
कॉमन सिम्टम है मैल न्यूट्रिशन का। फिर डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, आप किसी भी चीज पे जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, काम करते हुए, खाते पीते चलते फिरते आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं, आप किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो। इरिटेबिलिटी, आप इरिटेट रहते हो ऑल द टाइम, यू फील लाइक चिड़चिड़ापन और ऐसी चीजें आप फील करते रहते हो। उसके बाद डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे पास आ जाता है। फिर विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज, ऊपर मैंने विटामिन और मिनरल्स आपको बताए जिनकी डेफिशिएंसीज जो है टाइप 1 टाइप 2 डेफिशिएंसी मैंने बताई थी। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा एक बहुत कॉमन जो है वो डिजीज है, जो कि जिसमें बेसिकली आपका ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। बेसिकली एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, इसमें आपके जो लोअर बॉडी वेट जो है ना वो लोअर बॉडी वेट जो आपका एबनॉर्मल हो जाता है, सिर्फ इस डर से आप कुछ नहीं खाते हो कि आप वेट गेन कर लोगे, और एट द एंड आप इतना एबनॉर्मल वेट की तरफ चले जाते हो कि यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी इलनेस और कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से कोज होती हैं, उसमें हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस आती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, चाइल्डहुड मैलिग्नेंसीज है, कोजेनिटल हार्ट डिजीज है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। ये सारी डिजीजेस खुद एक बहुत अच्छा और बड़ा टॉपिक है, अगर हम इनको डिस्कस करने बैठेंगे तो दैट विल बी अ लॉन्ग सेशन। उसके बाद वल्नरेबल ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास कौन से ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनमें ये मैल न्यूट्रिशन जो है वो कॉमन है या जिनमें ज्यादा चांसेस हैं कि हो सकती हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो पर्सन जिनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत इंक्रीज हुई होती है। अब किसकी इंक्रीज होती है, उसमें हमारे पास चिल्ड्रन आते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस की ग्रोथ के लिए उनको ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू एज हेल्दी एडल्ट। उनकी ग्रोथ, उनकी जो है ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, तो उसके लिए उनको न्यूट्रिएंट्स जो है ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन वो डेफिनेटली साथ एक बच्चे को पाल रही होती है, उसको फीड करवाना होता है, तो उसके लिए भी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को भी जो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स वो इंक्रीज हुई होती हैं, तो ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि इनको ज्यादा जल्दी ये डिजीज हो सकती है। उसके अलावा ओल्डर पीपल, जैसे जैसे ओल्डर आप ज्यादा एज में जाते, बुढ़ापे में जाते जाओगे, आपकी जो है इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा तो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज आपको ज्यादा जल्दी हो सकती है। उसके अलावा डिसेबल्ड पीपल विद क्रॉनिक इलनेस और पीपल लिविंग विद HIV एंड एड्स, इन सब जो है एज ग्रुप्स और इन सब लोगों में जो है ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी प्रिवलेंस देखें कि हमारे पास इसकी प्रिवलेंस ग्लोबली क्या है, और उसमें 162 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स जो हैं वो स्टंटेड हैं। ये हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, सब सहारन अफ्रीका में 162 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं 5 इयर्स से जो नीचे हैं उन वो स्टंटेड हैं। उसके बाद 39% चिल्ड्रन जो हैं अंडर 5 वो स्टंटेड है साउथ एशिया में। अब जो 2025 तक जो है WHO का गोल ये है कि उन्होंने 2025 तक रिड्यूस करना है 40% जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, लाइक ओवरऑल जो उनके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उनमें से 40% उन्होंने रिड्यूस करनी है अंडर 5 हु आर स्टंटेड। उसके बाद हम अगर देखें, ये ऊपर हमने स्टंटेड की बात की थी, अब हम ओवरवेट अगर देखें तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो 42 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं यंगर देन 5 इयर्स वो ओवरवेट है। ये टोटल पॉपुलेशन का 7% बनता है, तो ये ओवरवेट है। 2011 में उन्होंने जो सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग अंडर 5 जो हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के जो हैं 2/3% जो उनके टोटल बच्चे थे ना वो ओवरवेट थे। उसके बाद 2000 से लेके 2013 तक जो है 32 मिलियन से 42 मिलियन हो गया था उनका जो है नंबर ऑफ पीपल। 2000 में जो सर्वे किया था उसमें 32 मिलियन थे, 2013 में जो सर्वे किया था उसमें 42 मिलियन जो है पीपल जो है वो ओवरवेट थे। उसके बाद उनका ये गोल ये है कि 2025 तक उन्होंने कोई इंक्रीज नहीं आने देना चाइल्डहुड ओवरवेट में। उसके बाद अगर हम देखें कि मॉर्बिडिटी, इस जो मैल न्यूट्रिशन की वजह से कौन सी डिजीजेस और किस तरह से ये डिजीजेस कॉज करता है, तो अंडरवेट जो है वो नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है जो डिजीज के बर्डन को इंक्रीज कर रहा है सहारा अफ्रीका साउथ में, और नंबर 4 है साउथ एशिया में। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो 50% रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों में जो डिसेबल हैं और उनकी एज जो है 4 और उससे नीचे है। 50% न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है अंडर 4 और 5 जो है
कॉज कर रही हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा 5 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ BMI इंक्रीजेस एसोफेगल कैंसर बाय 52%। एसोफेगल कैंसर जो है उसके रिस्क को 52% इंक्रीज कर रहा है। कोलोन कैंसर को 24% उसके रिस्क को इंक्रीज करता है, और वुमेन एंडोमेट्रिकल कैंसर जो है उसके 59% जो है रिस्क को इंक्रीज करता है। गॉल ब्लैडर कैंसर के रिस्क को 59% जो है मैलन्यूट्रिशन इंक्रीज करती है। उसके बाद मॉर्टेलिटी जो डेथ्स कॉज हो रही है इसकी वजह से, उसकी अगर हम बात करें तो 45% ऑफ अंडर 5 मॉर्टेलिटी जो है वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। लाइक 45% जो है टोटल आपकी पॉपुलेशन का वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से डेथ की तरफ जा रहा है। 3 लाख डेथ्स जो है वो पर ईयर होती हैं चिल्ड्रंस की जो यंगर देन 5 हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, और ये इक्वली कंट्रीब्यूट करता है चाइल्डहुड की डेथ्स को जो है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इक्वली उसको जो है कंट्रीब्यूट करता है। जी फरवा, मेल न्यूट्रिशन की डाइट जो है हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है उस पर्सन में कॉज हो रही है। ठीक है, अगर उसको जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी हम उसको वो चीज रिकमेंड करेंगे। वो जैसे आयरन डेफिशिएंट है तो हम उसको आयरन रिच डाइट जो है वो रिकमेंड करेंगे। इस तरह से डिपेंड करता है कि वो ओवर नरिश्ड है तो हमने उस तरह उसको किस तरह से उसकी डाइट को प्लान करना है। हमने उसको उसकी कैलोरीज में जो है उसकी डेली जो डाइट प्लान में हमने क्या क्या ऐसा ऐड करना है कि वो जो है अपनी ओवर नरिश भी ना हो, अपनी कैलोरीज जो है वो पूरी ले। ठीक है, और हेल्दी डाइट ले जिसमें सैलेड्स देंगे हम उसको। हम मेल नरिश्ड है ना अगर, तो उसमें हम कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि हमने ये चीज इस पर्सन को नहीं देनी। हम उसको सारे फूड ग्रुप्स सारे देंगे। एक हेल्दी पर्सन का जो डाइट प्लान होता है उस तरह से हम उसको पूरा करेंगे। अगर वो अंडर नरिश्ड है तो हम उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज देंगे। अगर वो ओवर नरिश्ड है तो हम उसको पूरी पूरी कैलोरीज देंगे लेकिन हेल्दी डाइट देंगे। तो ये उसकी डाइट जो है स्पेसिफिक मैलन्यूट्रिशन की कोई डाइट नहीं होती है। हमने उसकी एक तो डिपेंड करता है कि उसको डेफिशिएंसी किस चीज की है। वो उसको एक्सेस में भी नहीं, लेकिन उसको नॉर्मल इतनी देंगे जितनी हमने पर डे उसकी रिक्वायरमेंट है, और बाकी एक सिंपल डाइट प्लान जो होगा वही होगा। सप्लीमेंट जो है रिकमेंड हम कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स अगर तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो कंपनी ठीक है, जैसे न्यूट्रीफैक्टर है तो उनकी सप्लीमेंट्स ठीक है, रिकमेंडेड है। मैं खुद अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, तो वो आप रिकमेंड कर सकते हो सप्लीमेंट्स अगर। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे आज के अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे दूध इतने खालिस नहीं है आजकल कि आप उसको दूध से डेफिशिएंसी को खत्म कर लो या पूरा कर लो। तो डेफिनेटली आप उसको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करोगे। अगर वो अंडर नरिश्ड है, उसको रिक्वायर्ड है, तो आप करोगे। अगर वो नॉर्मल पर्सन है, अब अभी जाने वाला है डेफिशिएंसी की तरफ, चांसेस हैं कि वो अगर नहीं लेगा इनटेक कुछ टाइम और तो वो अंडर नरिश हो जाएगा। तो फिर हम उसको नहीं रिकमेंड करेंगे, फिर हम उसको कहेंगे कि आप डाइट से इसको पूरा कर सकते हो, उसकी डाइट में ऐसी चीजें डालेंगे। बट इफ वो जो है अंडर नरिश्ड है तो फिर आप उसको सप्लीमेंट्स देके उसको पूरा करोगे उसकी डेफिशिएंसी को, उसके बाद आप जो है उसको सप्लीमेंट्स खत्म करवा दो। आप उसको ये देखो ना कि सबसे पहले वो 1 ईयर है तो वो सॉलिड डाइट जो है वो प्रॉपर सॉलिड डाइट नहीं ले सकता। आप उसको दही में बनाना मिक्स करके दे सकते हो। बनाना जो है वो वेट गेन करवाता है। ठीक है, फिर आप शेक या इस तरह की कोई स्मूदी टाइप बना के उसको चम्मच से, जिस तरह से हम उसको दलिया वगैरह सिरिलैक वगैरह खिलाते हैं, इस तरह से आप उसको बना के कोई स्मूदी या उसको वो स्पून से इसको इनटेक करवा सकते हो। उसमें आप आयरन रिच चीजें ऐड कर सकते हो। इस तरह की कोई भी चीज ऐड करके आप उसको खिला सकते हो। फ्लूइड, जिसमें फ्लूइड और वो सॉलिड मिक्स हो जाए लेकिन वो प्रॉपर जो है सॉलिड डाइट ना हो। या उसको जैसे हम फीड करवाते हैं तो हम उसको फीडर में कुछ भी दे सकते हैं, बॉटल में। इस तरह से हम उसको जो है वो कर सकते हैं, उसकी कैलोरीज को और पूरा रिक्वायरमेंट को पूरा। उसका आप देखें उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होंगे ना कि उनका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। उनकी डाइट में इशू है, उनके लाइफस्टाइल में इशू है, वो कोई स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज का, या उनमें कोई ऐसी इंटरनली कुछ किसी डिजीज की तरफ वो जा रहे हैं, या उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। वो इशू पे डिपेंड करता है कि उनका वेट गेन नहीं हो रहा। और प्रॉपर वेट गेन का डाइट प्लान जो होता है, जो प्रॉपर एक हेल्थ कंसल्टेंट ने बनाया हो, वो अगर आप उसको देंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर उसकी जो है टेस्ट और वो सारी चीजें होंगी तो आइडिया होगा कि वो क्यों नहीं हो रहा।
malnourished children have big bellies. malnourished children जो है वो जैसे मैंने ऊपर बताया था क्वाशरकोर में आपका फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आपकी बेली या स्टमक जो है वो स्वोलन हो जाता है, वो सूज जाता है और जो है एडीमा बन जाता है। एडीमा फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एडीमा बॉडी में बन जाता है और उस वजह से हमें लगता है कि हमारी बेली जो है वो बढ़ती जा रही है। बेसिकली एडीमा जो है बेली में ही बनता है, वो एब्डोमेन में होता है।